नमस्कार बच्चों। आज हम 8th क्लास का लेसन नंबर 6 मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन है केवल उस महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उस संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। यानी कि इसके अंदर कहने का अर्थ ये है, जो संसाधन जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं वो महत्वपूर्ण उस टाइम नहीं होते जब हमें मिलते हैं। जब मानव उसको संशोधित करके अपने उपयोग के लिए बनाता है तो उसको अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के द्वारा उसको संसाधनों को अपने उपयोग योग्य बना लेता है, तो उसको अंतिम जो संसाधन होता है वह हमारे लिए उपयोगी होता है और उसी को हम अपने उपयोग योग्य बना सकते हैं। इसी प्रकार अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। वह अपने शैक्षिक स्तर पर, वह अपने आयु, लिंग और वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहीं पर बनेगा आपका, मानव संसाधन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या मानव संसाधन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इसके अंदर यही क्वेश्चन है और जो आपने करना है, जो उसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। और इसी प्रकार से नेक्स्ट पेज देखेंगे, जनसंख्या का वितरण। वितरण का मतलब होता है जनसंख्या फैली कैसे हुई है पूरे विश्व के अंदर। जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारण हैं, जैसे भौगोलिक परिस्थिति होगी, मिट्टी, आकार, उस पानी की उपलब्धता, ये सारे। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से भी अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। यानी कि जो विश्व की टोटल जनसंख्या है उसका जो पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी का जो भूभाग है उसके 30% भाग पर वो निवास करते हैं। विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं, यानी कि जहाँ कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या और कुछ क्षेत्र में बहुत ही कम है, जिसको विरल कहते हैं। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका घने बसे हुए क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय और मरुस्थलों, उच्च पर्वत विश्वीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। यानी कि उसके कहने का मतलब जहाँ पर जीवन यापन असंभव सा दिखाई देता है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम दिखाई देती है। जैसे उच्च अक्षांशीय यानी कि ध्रुवों की साइड में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, और मरुस्थलों में जहाँ पर रेत है, पानी की उपलब्धता कम है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में और विषुववृत्तीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर की ओर, यानी कि उत्तरी भाग में, पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है, जो मध्य रेखा से ऊपर वाला भाग है, तो उसमें लोग अधिक रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। यानी कि 75% दो महाद्वीपों के अंदर रहती है जनसंख्या। और विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यानी कि जो जनसंख्या है 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या, जो वर्ल्ड की पूरे की जनसंख्या है वो 10 देशों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। जैसे आपको पता ही है पहले ही, जैसे चीन में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या और भारत में दूसरे नंबर पर है।
ये जनसंख्या। और उसके बाद यूएसए, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में इसी प्रकार से सभी फैली हुई है इसकी। जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? किसी विशेष अक्षेत्र विशेष में, किसी अक्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या का घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 51 व्यक्ति रहते हैं। पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या घनत्व निकालें, जबकि भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जनसंख्या कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है, जनसंख्या अधिक क्यों है, ये चीज़ें किन कारणों से होती है, वो कारक हैं। पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में क्या आएगा? स्थलाकृति, यानी कि ज़मीन की आकृति कैसी है, उबड़ खाबड़ है, पर्वत हैं या रेतीली है, उसको भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। जहाँ पर समतल ज़मीन है, पानी की उपलब्धता है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी। जैसे इसमें कहने लोग शायद पर्वत पठारों की तुलना मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती और विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए, यानी कि कुछ भी चीज़ें बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, सेवाएं नौकरी करने के लिए, खेती करने के लिए ये मैदानी भाग साफ सुथरे होते हैं। गंगा के मैदान विश्व से अधिक घने बसे हुए क्षेत्र में से है, जबकि एंडीज, आल्प्स, हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए, यानी कि जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कम बसे हुए हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम मिलती है। दूसरा है जलवायु। जलवायु के अंदर लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु की अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेशों, कनाडा में, अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। यानी कि लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है या ठंड ज़्यादा है, वो सामान्य मौसम में वहाँ रहना पसंद करते हैं। इसलिए ये जनसंख्या ज़्यादा वहीं पर मिलती है जहाँ पर मौसम सामान्य है, जहाँ पर ज़्यादा ना ठंड है ना ही ज़्यादा गर्मी है। तो इसलिए तीसरा है मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त होते भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और चीन में हवांग, हिचांग, जियांग और मिस्र में नील नदी उपजाऊ मैदान के घने बने क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पर ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। जैसे भारत का उत्तरी हिस्सा है जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, तो ये क्या है? नदियाँ में क्षेत्र है और समतल भी है, यहाँ पर उपजाऊ शक्ति ज़्यादा है ज़मीन के अंदर और पानी भी अच्छे हैं, तो इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तीसरा है जल। लोग उन क्षेत्रों में अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर अलवणीय जल का मतलब होता है जहाँ पर साफ, जिसके अंदर लवणता ना हो, यानी खारे पानी ना हो, मीठे पानी हो, अच्छे पानी हो, वहाँ पर लोग आसानी से रहना पसंद करते हैं। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं, यानी कि जहाँ पर पानी अच्छे हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। एक उदाहरण यहाँ पर देखो, जैसे अपना यहाँ भारत में यूपी के अंदर नदियाँ ही नदियाँ, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है जबकि क्षेत्रफल कम है। जबकि हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, तो वहाँ पर जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है, वहाँ पर पानी की उपलब्धता कमी है, ये है। और चौथा कारण है खनिज का मतलब जो ज़मीन के अंदर जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, जो भी खनिज हैं, लोहा, इस्पात, जहाँ पर रोजगार ज़्यादा मिलता है वहीं पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरो की खानों में और मध्य पूर्व में तेल खोज इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि जहाँ पर काम मिलता है, जहाँ पर रोजगार है, खनिज ज़्यादा है, तो वो लोग वहीं पर जाना पसंद करते हैं।
उसके बाद है दूसरा जो मेन था ना जनसंख्या भौगोलिक कारक थे, ये हो गए इसके सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि आर्थिक कारक है जहाँ पर ज़्यादा उद्योग हैं, जहाँ पर रोजगार ज़्यादा मिलते हैं, लोगों को काम करने के जितना काम करना चाहते हैं वहाँ पर काम मिलता है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। एक उदाहरण है जहाँ पर खाने हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या है। उदाहरण है जैसे दिल्ली है, हरियाणा का गुड़गांव है, वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। तो वही कारण है आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका, भारत में मुंबई 2 गण्य बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक जहाँ पर धर्म स्थल हैं, जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है इसने, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, इसे कुछ उदाहरण हैं। वाराणसी के अंदर क्या था, जैसे कृष्ण भगवान है उसके लिए, यरूशलेम ईसा मसीह के लिए, वेटिकन सिटी, ये सारे मेन। तीसरा है सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए पुणे, यानी कि जहाँ पर अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी आबोहवा, तो लोग भी वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। आगे है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का परिवर्तन होना, या फिर जन्म दर का बढ़ना और मृत्यु दर का घटना। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक हैं। पहला, जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, यानी कि 1 साल में, 2 साल में, 4 में, 5 में, 10 में, यानी किसी क्षेत्र विशेष में उस अवधि के दौरान जो परिवर्तन आता है जनसंख्या का, वह जनसंख्या परिवर्तन है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, कई गुना बढ़ गई है। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ, आप पढ़ लेना। आगे देखो, जनसंख्या कब परिवर्तित होती है मेन, जब जनसंख्या में जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो। जन्मों की साधारण जन्म दर से आंका जाता है। जैसे जन्म दर किसे कहते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, जबकि मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को से मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास का मतलब क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास। जैसे 2 क्वेश्चन है यहाँ पर अपने बने हैं, एक प्रवास किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जन्म दर व मृत्यु दर किसे कहा जाता है। दोनों का आंसर ऊपर दे चुका हूँ मैं। आगे है जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। यानी कि यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहा जाता है, या वृद्धि दर, यानी कि जनसंख्या के जो जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर है, तो उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे हम। जैसे इसमें डायग्राम बनाए हुए हैं, मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जब मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एक समान रहती है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं रहता, जनसंख्या एक जैसी रहती है। जब जन्म दर से मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार आगे जनसंख्या के बढ़ने के मुख्य कारक प्राकृतिक वृद्धि दर तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से दूसरे देश व एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में, एक देश से अन्य देशों के बीच स्थान से दूसरे स्थान
पर जा सकते हैं उसे उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं, अप्रवासी लोग होते हैं देश में आते हैं। यानी कि जैसे इसमें उत्प्रवासी किसे कहा जाता है, अप्रवासी किसे कहा जाता है। उत्प्रवासी उसे कहा जाता है जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, और अप्रवासी किसे कहा जाता है जो दूसरे देश को छोड़ करके किसी अपने देश में आते हैं, उनको अप्रवासी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी त्रिप्रवास अथवा अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव हुआ है। जैसे इसमें दो उदाहरण दिए हैं, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अप्रवास के कारण से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जबकि सूडान में उत्प्रवास के कारण से जनसंख्या में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में जाते हैं। यानी कि जो लोग काम की तलाश में अपने देश में जहाँ पर रोजगार कम है तो उसको छोड़ करके दूसरे विकसित देशों में जा करके अपना काम जमाते हैं। इस कारण से भी उन देशों की जनसंख्या बढ़ जाती है। अच्छा बच्चों, आज तक यहीं।